टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस लार्ज सैंपल के लिए हमारा कंप्लीट हो गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर स्मॉल सैंपल, यानी कि स्मॉल सैंपल के लिए कहाँ पर तो ये यूज होगा हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब कैसे हम करेंगे स्मॉल सैंपल में और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे तो वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किन किन पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए हम उसका यूज करेंगे। तो बात कर लेते हैं स्मॉल सैंपल की। स्मॉल सैंपल सबसे पहले बात होगी कि एन की वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन 30। एन जब स्मॉल सैंपल यानी कि सैंपल साइज जब आपका लेस देन 30 होगा तो आपका स्मॉल सैंपल टेस्ट यूज होगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंसेप्ट आएगा आपका स्मॉल सैंपल के लिए। वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है अपना स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें कि ये इसके लिए जरूरी क्या है, एक तो आपका जो है सैंपल साइज जो है लेस देन 30 होना चाहिए स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए। दूसरी बात कि आपका जो सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो जो है अननोन होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट नॉन, ठीक है, वो आपकी वैल्यू जो है नॉन नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका नॉन नहीं होना चाहिए। एन की वैल्यू आपकी लेस देन 30 होनी चाहिए। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेकिन लगाएंगे कहाँ कहाँ पर, कहाँ कहाँ ये यूज होगा, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा। अगर मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करूँ, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग ऑफ द सिंगल मीन ऑफ द रैंडम सैंपल, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ द सिंगल मीन ऑफ द रैंडम सैंपल। टेस्टिंग ऑफ सबसे पहले ये यूज होगा आपका टेस्टिंग ऑफ सिंगल मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल। सेकेंड वन आएगा आपका टेस्टिंग ऑफ मीन ऑफ टू सैंपल्स। ठीक है जी। थर्ड वन आपका आएगा टेस्टिंग ऑफ कॉरिलेशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है, इसकी बाद में बात करेंगे। अभी जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टेस्टिंग ऑफ सिंगल मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल, यानी कि एक पॉपुलेशन मीन है और एक सैंपल मीन है, क्या वो दोनों, इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन दीज टू मीन्स, यानी कि जो सैंपल उठाया गया है क्या वो गिवन पॉपुलेशन से ही उठाया गया है या वहां पर कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, उसकी हम बात करेंगे। तो क्योंकि हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 होगा तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, तो टी स्टैटिस्टिक आपको पता होना चाहिए वहां पर, ठीक है। टी स्टैटिस्टिक से पहले एक बार मैं यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी अगर हम देखें तो ग्राफ कैसा बनता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये अगर आपका टी है, ये अगर आपका एफ टी है, तो मेरे बच्चे जो आपका नॉर्मल ग्राफ आपने बनाया था, ठीक है, नॉर्मल जो ग्राफ बनाया था उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ ये बनता है आपका, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से टी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। यहाँ पर जो एन की वैल्यू है मेरे बच्चे, ये एन की वैल्यू जो है 10 है, यहाँ पर एन की वैल्यू जो है यहाँ पर 5 है, ठीक। तो यानी कि जितनी भी एन की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करता जाएगा। तो एन जहां पर वेरी लार्ज हो जाता है तो ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाता है। ये जो ग्राफ है मेरा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये जो है आपके टी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, ठीक है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का आपका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही बनता है। प्रोबेबिलिटी निकलेगी, इसकी एरिया निकलेगा तो वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, लेकिन हम यहाँ पर इंटीग्रेशन से इसका एरिया नहीं निकालेंगे। हमारे पास जो है एक टेबल होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की, वहां से हम इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि टेबुलेटेड वैल्यू यानी कि क्रिटिकल वैल्यू आपकी वहां से निकलेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो ग्राफ की बात हो गई, लगाना कब है टी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बात हो गई। तो अब हम फर्स्ट केस उठा लेते हैं अपना टेस्टिंग ऑफ सिंगल मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल। ज्यादा डीप में ना जाते हुए जो चीजें हमारे काम की है वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट मैंने केस उठाया है यहाँ पर क्या, टेस्टिंग ऑफ सिंगल मीन ऑफ द रैंडम सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो टी स्टैटिस्टिक है आपका, टी स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई, इसको आप कैपिटल एक्स बार से भी डिनोटेड है कहीं पर किसी बुक में, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अपॉन अंडर द रूट एन, ठीक है, अंडर द रूट एन। दिस फॉलोज, अब आप यहां पर लिखते हैं दिस फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन एट n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो n-1 है ना, ये क्या है आपका डिग्री ऑफ
फ्रीडम है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम में बच्चे अगर आपकी एन की वैल्यू सपोज 15 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उस केस में आपकी 14 हो जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ डेटा आपका जो है, कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि जो है आप उनको फ्रीली जो है आप उनको चूज कर सकते हैं, तो वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है। तो अगर आपके पास एन की वैल्यू मान लो 10 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 9 बनती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो है कैलकुलेटेड वैल्यू देखने के लिए आप टैबुलेटेड वैल्यूज को देखने के लिए, टेबल में जो वैल्यूज गिवन होती है उसको देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज होगा। वो क्वेश्चन में कितना दिया है? 5% पे दिया है तो 5% पे आप लेंगे, 0.005 पे 1% पे दिया है तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप टेबल में वैल्यू देखेंगे। एक बार मैं आपको टेबल दिखा भी देती हूँ बुक में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए, अगर आप देख पा रही हैं तो ये आपकी टेबल है मेरे बच्चे, ये जो है आपकी टेबल है। और इस टेबल के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है आपके लेवल दिए हुए हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपका जो है 5%, ये आपका जो है 10%, ये आपका 5% है, ये 50% है, ये आपका 2% है, ये आपका 1% है। मतलब इस तरह से यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हॉरिजॉन्टल में, और जो वर्टिकल में लिखा हुआ है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 से लेके और 30 तक। जैसे कि हमने बात करी सैंपल साइज हमारा 30 होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 30 तक जाएगी। और जो ये जो बीच में जो वैल्यू आई है, मान लो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 7 आ रही है तो 7 का 5% पे यानी कि 0.005 पे ये जो इंटरसेक्शन वैल्यू आई, ये जो इंटरसेक्शन वैल्यू आएगी ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, नहीं तो मैं लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में इसकी एक पीडीएफ आपको शेयर करूंगी, वहां से आप जो है चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अगेन जो है आपका रिजल्ट क्या बनेगा? एच नोट आपने सबसे पहले आपने एच नोट को सेटअप करना। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका बिल्कुल उल्टा होती है। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया। तीसरी वैल्यू आपको टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपका हाइपोथेसिस आप सेटअप करेंगे, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दूसरा पॉइंट कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। टी जो है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपके डेटा के अकॉर्डिंग, आपके सैंपल के अकॉर्डिंग आप एक्स बार निकालेंगे। म्यू आपको गिवन होगा, पॉपुलेशन मीन है। एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, लिख लो बेशक यहाँ पर, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल है। ठीक है, एन क्या है आपका? सैंपल साइज है, ये आपका सैंपल साइज है। म्यू क्या है आपका? पॉपुलेशन मीन है। एक्स बार क्या है आपका? सैंपल मीन है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। सैंपल आपको गिवन होगा। अगर आपकी ये वैल्यूज डायरेक्ट गिवन है तो ठीक है, एज इट इज उठा के रख दो। नहीं गिवन है तो एक आप एक्स बार निकालेंगे, आप एस की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू आपको गिवन होगी वहां से क्वेश्चन में कितने डेटा है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, दैट इज योर एन। ठीक है, n-1 आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है। Tn-1 का मतलब है टी टैबुलेटेड वैल्यू, एक तरह से टी फॉलो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है ये विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद आप टी कैलकुलेटेड निकालेंगे मेरे बच्चे। टी कैलकुलेटेड को आप टी मोड से भी डिनोट कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज की उठाएंगे। थर्ड पार्ट में आप टी टैबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे 0.05 पे, या फिर टी जो है 0.01 पे यानी कि 1% पे, 5% पे, है ना। तो ये आपकी बनेगी। फिर अगर ये वैल्यू सपोज टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टैबुलेटेड, Tn-1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो एज जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, देन the null hypothesis H0 will be accepted। ठीक है, तो ये बात होती है हमारी। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस आप जो है सेटअप करेंगे, दूसरी बात आप टी कैलकुलेटेड निकालेंगे, तीसरी बात आप टैबुलेटेड चेक करेंगे। If t calculated is less than Tn-1, then this is the conclusion part। conclusion part में अगर वो less than है, then we accept the null hypothesis H0, otherwise we reject the null hypothesis and also we accept the alternative hypothesis, हम accept कर लेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पर आप s की वैल्यू लिख लीजिए। कई बार क्या होता है कि सैंपल आपको गिवन होता है बट s और x बार आपको अपने आप ही निकालने पड़ते हैं, तो s की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा। s क्या है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। n आपको नोन है, x मतलब ऑब्जर्वेशन से, x बार मतलब उसका मीन। ऑब्जर्वेशन में से x बार को घटाएंगे, उसका डेविएशन लेंगे, डिफरेंस लेंगे, स्क्वायर करेंगे, समीशन करेंगे, n-1 से डिवाइड अंडर द रूट, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। इस तरह से आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपका जो है कुछ क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑल्सो। ठीक है, फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट्स में आपका 95% कॉन्फिडेंस लिमिट
लिमिट्स आपकी बनेगी एक्स बार जो कि सैंपल मीन है अगेन, प्लस माइनस टी 0.05 मतलब टेबुलेटेड वैल्यू एट 5% लेवल टी की, और एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता सैंपल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट यानी कि अंडर द रूट एन यानी कि सैंपल साइज। ठीक है, 99% में यहाँ पर 0.01 आ जाता है। 0.01 यानी कि टेबल से जो आपके 0.011% में जो आप वैल्यू देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर आपका 1% है तो वहां पर आप बात करते हैं। तो ये वैल्यू जैसे ही रखेंगे आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन मीन आ जाती है। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी हम इस टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिंगल मीन जो आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द सिंगल मीन, उसके हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज मीन 42। एक सैंपल है जो कि किसी नॉर्मल पॉपुलेशन से उठाया गया जिसका मीन है 42, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज 45। पॉपुलेशन मीन मतलब ये म्यू की वैल्यू है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, हियर n इज इक्वल टू कितना है, सैंपल साइज इट इज गिवन 20। नाउ मीन 42 मीन्स ये क्या है, सैंपल मीन है, यानी कि एक्स बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास 42 है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि ये वैल्यू आपकी एस की 5 है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज 45 मीन्स म्यू की वैल्यू है 45। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो इजीली आपने लिख लिया, पता चल गया आपको कि कौन सा सैंपल मीन है कौन सा पॉपुलेशन मीन है। ठीक है, इतना लिखा आपने। सबसे पहला काम है आपका एच नोट सेटअप करना। एच नोट में क्या कहा उसने, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज 45। टेस्ट क्या करना है कि पॉपुलेशन मीन 45 है, या तो सीधा सीधा लिखो एच नोट इज म्यू इज इक्वल टू 45। ठीक है, या फिर अगर आप लाइन में लिखना चाहते हैं तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन, यानी कि वो जो सैंपल उठाया गया वो उसी पॉपुलेशन से उठाया गया जिसका मीन 45 है, इसका ये मतलब है। नाउ H1 आप क्या लिखेंगे, जैसा कि पता ही है आपको, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल इसका अपोजिट 45। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या निकालना है, टी स्टैटिस्टिक आपने निकालना है, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आपने निकालनी है। तो टी इज इक्वल टू, अच्छा एक और बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू n-1 दैट इज इक्वल टू 20-1 यानी कि 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, बट टेबुलेटेड वैल्यू के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नीड है एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दो चीजों की नीड होगी हमें। ठीक है, दोनों चीजें अब हमारे पास है। नाउ टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s अपॉन अंडर द रूट n, दैट इज इक्वल टू एक्स बार इज 42, सारी वैल्यूज आपके पास है, माइनस म्यू इज 45 डिवाइडेड बाय s इज 5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, -3 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन रूट 20। ये वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी -2.683। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हम जो है टी की मोड वैल्यू लेते हैं दैट इज 2.683। राइट, तो टी कैलकुलेटेड आपके पास आ गया है। टी टैबुलेटेड वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर, टी टैबुलेटेड वैल्यू। नाउ टी टैबुलेटेड, टी एट 0.05 इज इक्वल टू, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 19, तो वर्टिकल लाइन में आप 19 पे जाएंगे, 0.05 वाली लाइन में जाएंगे हॉरिजॉन्टली, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट इज योर टी टैबुलेटेड वैल्यू। कई बार ये एग्जाम में गिवन होती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे दी ना तो यहाँ कोने में लिख देते हैं टी 0.05 इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, कई बार गिवन होती है, नहीं गिवन तो आपको टेबल मिलेगी एग्जाम में और उस टेबल से आप निकाल लेंगे। राइट, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, दैट इज 2.09। राइट स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू ये आई है आपके पास, और टी कैलकुलेटेड आपके पास 2.689 आया है। सिंस, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, हाँ जी, सिंस टी मॉड विच इज इक्वल टू 2.683 ग्रेटर देन टी 0.05, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2.09। ये बड़ी वैल्यू है ना टी कैलकुलेटेड, देयरफॉर द नल हाइपोथेसिस H नॉट विल बी रिजेक्टेड। रिजेक्ट होने का क्या मतलब है कि द सैंपल इज नॉट taken from the given population, taken from the
गिवन पॉपुलेशन, यही मतलब होता है इसका। ठीक है मेरे बच्चे, तो क्या है आपके पास सैंपल जो भी गिवन है वहां से आपने जो है इन्फॉर्मेशन ली, वहां से अपने डेटा में जो जो वैल्यूज आपको चाहिए है वो आपने निकाल के रख ली। एन चाहिए आपको x बार, ये सारी वैल्यू जो भी डेटा में गिवन है वो सारी वैल्यूज आपने उठा के रख ली। दूसरा स्टेप नल हाइपोथेसिस आपने सेट करी। तीसरा स्टेप टी कैलकुलेटेड, जो कि फॉर्मूला आप सबको याद ही है। सारी वैल्यू जैसे ही रखी, कैलकुलेटर आपके पास है, देन टेबल आपके पास है, टेबुलेटेड वैल्यू। इफ टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबुलेटेड देन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन। मींस जो आपका सैंपल उठाया गया है वो उसी पॉपुलेशन से लिया गया है, बट ग्रेटर देन 0 आ गया तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड द सैंपल इज नॉट टेकन फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आ जाओ इस तरह के क्वेश्चन में। ये तो बात हो गई कि अब भाई आपको x बार दे दिया, s दे दिया, सारी वैल्यूज आपको निकाल के दे दी है उसने, और आपने क्या किया, सीधा फॉर्मूले में रख दिया। अब क्या होगा कि आपको कोई डेटा गिवन होगा, अब वो कहेगा कि कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब इज 4000 आवर्स। ये कोई डेटा उठाया है कहीं से, ठीक है, आइटम नंबर 1 2 3 अप टू सोन 10 तक दिया उसने, और इनकी जो लाइफ दी है वो 1000 आवर्स में दी है। जैसे कि 4.2000 आवर्स यानी कि 4200 आर है इसकी फर्स्ट आइटम की लाइफ। सेकेंड आइटम की लाइफ है आपकी 4600, 3900, क्योंकि डेसिमल है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3900 आ जाएगा। तो ये आपको डेटा गिवन है और ये कहता है कि कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, क्या आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये जो आपका डेटा लिया गया है ये उस पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका एवरेज जो है 4000 आवर्स है, जिसका जो एवरेज टाइम है लाइफ टाइम बल्ब का वो 4000 आवर्स है। कैलकुलेशन सॉरी स्टेटमेंट समझ में आई भाई सबको? क्लियर है स्टेटमेंट? ठीक है, नाउ स्टेटमेंट क्लियर है तो आ जाइए क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि आपको जो है नल हाइपोथेसिस आपने सेटअप करनी है। नल हाइपोथेसिस एच नोट आप मान के चलेंगे। एच नोट में या तो आप सीधा लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू 4000, है ना, कि भाई ये वो पॉपुलेशन है जहां पर जिसका मीन जो है 4000 है, ये सैंपल उसी से उठाया गया है। अगर तो ये एक्सेप्ट हो गई तो मीन्स ये सैंपल यहीं से आया है, ठीक है। अगर ये रिजेक्ट हुई तो ये सैंपल यहाँ से नहीं है। राइट स्टूडेंट, तो H1 आपका जैसे कि नल हाइपोथेसिस आएगी तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी आएगी, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 4000। राइट, अब बढ़ जाते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले टी की वैल्यू मुझे चाहिए x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s अपॉन अंडर द रूट n। तो मुझे ये सारी वैल्यू चाहिए, तो ये सारी वैल्यू सबसे पहले आप x बार निकालेंगे। x बार क्या आता है आपके पास? x बार अगर मैं यहाँ निकालूं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा xi इन सब का सम करेंगे, इन सब का सम आपका आएगा 44, तो ये आया आपके पास 44 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 4.4। ठीक है जी, x बार तो आ गया, ठीक है। म्यू इसमें दिया है 4000, x बार हमारा आया है 4400, ठीक है, इन 1000 है ना, तो 4400 डिवाइडेड बाय s और चाहिएगा हमें। s के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, xi में से x बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, समीशन करेंगे और नीचे n-1 n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं n-1 से, सैंपल साइज में n- सैंपल जब आप निकालते हो ना सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो n-1 से डिवाइड करोगे। आ जाओ, ये अगर आपके पास x साइज है तो x माइनस x बार आप यहाँ निकाल रहे हो, ठीक है। 4.2 में से 4.4 गया तो माइनस का 0.2 बचा, 4.6 में से 4.4 गया तो पॉइंट का 2 बचा, 0.2, ठीक है। 3.9 में से 4.4 जाएगा, तो मैं इसको सीधा लिख रही हूँ वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये है x माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो s निकाल लेते हैं पहले। s इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर आप x बार निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन में n दैट इज इक्वल टू 44 अपॉन में 10 और यू कैन से 4.4, ठीक है। अगर इसको ऐसे ही निकालोगे तो ये म्यू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4000 है ना, तो 4 भी लिख सकते हो आप इसको अगर आप ऐसे, क्योंकि हम x बार को अगर हम इस डेसिमल में लिख रहे हैं या फिर इनको 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखो, या फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखो अगर यहाँ भी 1000 में है तो, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा
xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये समीशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, समीशन की वैल्यू आएगी 3.12, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 3.12 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पर 10 आइटम पे किया गया है सर्वे, 10 आइटम का सैंपल उठाया गया है, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, और इसका क्या है यहाँ पर रूट है। तो रूट जैसे ही करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, s की वैल्यू आ जाएगी 0.589, ठीक है। s की वैल्यू ये आ जाएगी, जैसे ही आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, s आ गया, n आ गया, म्यू बार है, म्यू भी है आपके पास, x बार भी, t निकाल लो, t इज इक्वल टू x बार की वैल्यू कितनी है, अगर आप डेसिमल में लिख रहे हैं इसको 4.4 लिख रहे हैं तो 4.4 लिखेंगे तो इसको आपने 4 लिखना है, डिवाइडेड बाय s की वैल्यू आप, क्योंकि इसको भी तो लिख रहे हैं ना, या तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे फिर, है ना, तो इसको भी हमने ऐसे ही लिखा 0.589 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n यानी कि 9, है ना, n नहीं रूट n तो आपका 10 आएगा ना, दैट इज इक्वल टू ये 0.4 आया आपके पास, ये वैल्यू कुछ आएगी, जो भी वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ 2.123, ठीक है, ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 2.123। नाउ t 0.05 5% पे, क्योंकि गिवन नहीं है तो 5% पे जाएंगे हम, t 0.05 और n की वैल्यू यहाँ पर म्यू लिख लो भाई, म्यू से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, n माइनस 1 यानी कि 9, वर्टिकल में 9, 0.05 में, हॉरिजॉन्टल में 0.05, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वो वैल्यू आएगी t 0.05, तो दैट इज इक्वल टू वो वैल्यू है आपके पास 2.26, जैसे ही आप टेबल से देखेंगे तो वो वैल्यू आएगी आपकी 2.26, इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आएगी 2.26, ये वैल्यू आई, ये वही, और कैलकुलेटेड वैल्यू है ये। नाउ t मॉड इज लेस देन t 0.05, अगर यहाँ ये लिखा तो ये ऑटोमेटिकली टैबुलेटेड वैल्यू है, यहाँ पर टी भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मॉड t इज लेस देन t 0.05, तो कंक्लूजन क्या आएगा, क्या कंक्लूजन आएगा, ठीक है, कंक्लूजन क्या आएगा, H नॉट विल बी एक्सेप्टेड, H नॉट एक्सेप्ट होने का मतलब ये जो सैंपल उठाया गया है ये उसी पॉपुलेशन से उठाया गया है जिसका मीन 4000 आवर्स था, ठीक है, तो ये मतलब है इसका। इस तरह से आप जो है सैंपल और पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करेंगे कि जो सैंपल है हमारा कितना सिग्निफिकेंट है, कितने लेवल तक वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये बात करते हैं हम स्मॉल सैंपल पे, अभी आगे और करेंगे 2 सैंपल्स को हम टेस्ट करेंगे और आगे करेंगे कुछ और क्वेश्चंस कुछ और वीडियोस में, जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए।